हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। और जैसा कि आप सभी को पता है कि G20 की जो फाइनल समिट है वो इस टाइम पर दिल्ली में हो रही है और ये 9 और 10 सितंबर को हो रही है। एक आज हो गई है और एक ये मीटिंग कल होने वाली है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन हो गया, क्या क्या कंट्रीज़ हैं जो G20 की मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी इंडिया ने उसको इनवाइट किया है, कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इनवाइट किया गया है, क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस किए जाते हैं, इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और ये किस तरीके से हेल्प करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। ये सारे पॉइंट्स तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारे पॉइंट्स, ये सारी जो वीडियो है उसका आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट है, मतलब कौन किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है तो भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो G20 से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने बताया गया है कि G20 का गठन कब हुआ था, उसकी नीड क्या थी, ट्रायो का क्या पॉइंट है और कौन कौन सी मेंबर्स हैं जो G20 के हैं, उन सारे टॉपिक्स के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में बात करी गई है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देख ली और एक ये वाली वीडियो देख ली तो ये दोनों वीडियो अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से अगर आप देख लेते हैं तो एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं साथ के साथ में आपको ये भी बताती रहूँगी कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। जैसे कि ये लोगो हो गया, इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में अपनी पहले वाली वीडियो में बात करी है कि ये ट्राई कलर में है, ये अर्थ किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लोटस किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, भारत किस फॉर्म में लिखा गया है, जो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, ये क्या है, ये कहाँ से ली गई है, तो इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि जो G20 की फाइनल समिट है ऑलरेडी जब से स्टार्ट हुआ है तब से 200 प्लस मीटिंग्स ऑल ओवर द कंट्री हो चुकी हैं, पूरी जगह जगह पर अलग अलग स्टेट्स में हो चुकी हैं। लेकिन ये जो फाइनल समिट है वो न्यू दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को हो रही है, मतलब आज और कल हो रही है। तो इसके G20 के 2 पैरेलल ट्रैक्स होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा आता है शेरपा ट्रैक। अब फाइनेंस ट्रैक क्या होता है? फाइनेंस ट्रैक लीड करता है फाइनेंस मिनिस्टर्स को और सेंट्रल बैंक और गवर्नर्स को, और जो शेरपा ट्रैक है वो फाइनेंस ट्रैक के बाद लीड किया जाता है। अब शेरपा ट्रैक तो आपको पता चल गया, लेकिन ये शेरपा क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में आपसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो G20 के शेरपा थे वो कौन थे, तो वो हैं अमिताभ कांत, इनकी ये इमेज है, आप देख सकते हैं। अब शेरपा क्या होते हैं? मतलब जो भी मेंबर होते हैं, मेंबर नेशन जो होता है G20 का, जिसके पास लीडरशिप होती है, इस बार जैसे कि इंडिया के पास लीडरशिप है, तो उसका एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। क्या क्रिटिकल रोल प्ले करता है? कि जितने भी कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको नेगोशिएट करना और उनको रिजॉल्व करना, ये उसका एक मेन रोल होता है। अब क्या करता है, ये जो पूरे जितनी भी समिट होती है उसमें जितनी भी मीटिंग्स होने वाली हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होने वाली है, उन सब की प्लानिंग करना, उनको इम्प्लीमेंट करना थ्रू आउट द समिट, मतलब जितने टाइम पीरियड ये मिला गया है उसमें सारा क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी उनकी प्लानिंग करना, ये सब करना किसका काम होता है? ये शेरपा का काम होता है। अब जैसे कि इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये कहाँ से लिया गया है? ये महाउपनिषद से लिया गया है। तो इससे भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन गए, जैसे कि 2 पैरेलल ट्रैक में कौन कौन से आते हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। शेरपा का क्या क्या वर्क होता है, शेरपा कौन है इस बार G20 के, जो हमारी थीम है वासुदेव कुटुंबकम, ये कहाँ से ली गई है। आपसे पूछ सकते हैं कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन फ्यूचर की जगह वो वन नेशन दे सकते हैं, तो आपको वो करेक्ट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इन्विटीज़ एंड इन्वाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कौन कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि G20 की मेंबर नहीं है लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने उनको इनवाइट किया है। इसमें है बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनको इंडिया ने इनवाइट किया है, क्योंकि इंडिया के पास इस टाइम पे पावर है। जो भी G20 का जिसको भी लीडरशिप मिलती है उसके पास ये पावर होती है कि वो जिसको चाहे उसको इनवाइट कर सकती है। तो ये वो कंट्रीज़ है जिसको इंडिया ने इनवाइट किया है।
और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन सी है जिनको इनवाइट किया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, OECD है जो कि रिलेटेड है इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, द वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ADB है, CDRI है, अफ्रीकन यूनियन है, AUDA है, NEPAD, इसमें द अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट एजेंसी है, या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। तो ये सारे वो कंट्रीज़ हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इस बार G20 के समिट के लिए इनवाइट किया गया है। अब इस स्लाइड से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं? सबसे पहले तो वो आपसे पूछ सकते हैं, ऑप्शंस में 3 वो कंट्रीज़ दे दी जो G20 की मेंबर हैं और एक वो कंट्री का नाम लिख देंगे, जैसे कि ओमन लिख दिया तो वो G20 की जैसे कि मेंबर नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन G20 का मेंबर नहीं है, तो आपको उस पर टिक करना होगा। कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके लोगों से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लोगो किस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या 4 लोगो आपको दे देंगे और आपको मैच करना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा लोगो है या वर्ल्ड बैंक का कौन सा लोगो है। मैचिंग के लिए भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा इसके लिए कि क्या क्या है, जो कि इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि G20 की क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। अब उसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है ग्रीन डेवलपमेंट। ग्रीन डेवलपमेंट क्या होता है कि जो इसका मेन मतलब है कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ह्यूमन की नीड को फुलफ़िल करना और इस बात का भी ध्यान रखना कि जो इन्वायरमेंट है वो प्रिजर्व रहे और जो एनर्जी है उसको हम कंजर्व कर सकें, ये होता है ग्रीन डेवलपमेंट। और ये क्या है? क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस मतलब जितने भी क्लाइमेट चेंजेस हैं उनको एड्रेस करना। लाइफ तो आपको पता ही है कि जितना जो भी हमारी लाइफ है उसमें हम बहुत सारे काम करते हैं, ईटिंग है, ब्रीथिंग है, मूविंग है, जब से हम जन्म लेते हैं तब से स्टार्ट हो जाती है जब तक हम मरते हैं। तो मतलब मेन इसका मेन फोकस यही है कि किस तरीके से आप इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव रेजिलिएंट ग्रोथ। ये क्या होता है? इसमें है ग्लोबल ट्रेड में जितने भी स्मॉल और मीडियम साइज़ के इंटरप्राइजेज हैं उनको सपोर्ट करना, लेबर राइट एंड वेलफेयर को प्रमोट करना और जितना भी ग्लोबल स्किल गैप है उसको एड्रेस करना, ये सब इस पॉइंट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs। इसमें क्या है? जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको आपको 2030 तक पूरा करना है। सबसे पहले उसका जो टाइम पीरियड है वो 2015 से स्टार्ट हुए हैं, ये 2030 तक कंप्लीट करने हैं। इसमें 17 गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं इसमें? 17 गोल्स हैं। तो उनको किस तरीके से नए प्लान्स बनाना, एक्शंस करना जिससे कि उनको उनको अचीव करना और भी ज़्यादा जल्दी हो जाए। मतलब जिस तक अब तक जैसे 2030 तक उनको अचीव करना है तो उसमें भी और भी ज़्यादा फास्ट हो जाए कि उनको और भी जल्दी और अच्छे तरीके से अचीव किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें क्या आता है कि हेल्प करना, किस तरीके से जो पब्लिक सर्विस है उनकी डिलीवरी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, जो कि टेक्नोलॉजी है वो लोगों तक किस तरीके से पहुंचाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी। मतलब 21st सेंचुरी के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना, वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना। तो ये सारी क्या है? ये सारी प्रायोरिटीज़ हैं इंडिया की G20 के लिए। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस को, कि क्या क्या चैलेंजेस G20 की जो कंट्रीज़ हैं वो फेस करती हैं। अब ये आपको पता ही है कि 20 कंट्रीज़ का ये एक प्लेटफॉर्म है जो ये प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी चैलेंजेस आ रही हैं उनको फेस करना या उनको सॉल्यूशन देना। तो वही उसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि वो क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसमें फर्स्ट आता है मिटिगेटिंग एंड अडेप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट जो चेंज है उसको कम करना, उसको ख़त्म करना। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उसको बढ़ाना किस तरीके से, स्ट्रॉन्ग बनाना। प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर प्रोलाइफ्रेशन, प्रिवेंट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। वायलेंट कन्फ्लिक्ट है जो कि स्टेट्स के बीच में है, इंटरनल वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करना है। जो साइबर गवर्नेंस है उसको मैनेज करना है। ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाना है। कम्बेटिंग
टेररिज्म, मतलब टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि G20 की कंट्रीज़ फेस करती हैं। अब इसमें क्या आता है, दीज चैलेंजेस आर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स फ्रॉम ऑल G20 कंट्रीज़ टू एड्रेस इफेक्टिवली। अब इसमें ये कोई सिंगल कंट्री तो नहीं कर सकती है ना, सारी कंट्रीज़ मिलेंगी तभी ये सारा इसको सॉल्व कर सकती हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट करना उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है, जो G20 समिट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट एंड मोर पावरफुल कंट्रीज टू डिस्कस दीज इश्यूज एंड वर्क टुवर्ड्स फाइंडिंग सॉल्यूशंस। अब ये जो G20 की समिट है, जितनी भी वर्ल्ड में रिचेस्ट और पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनके जो लीडर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिससे कि वो डिस्कस कर सके, जितने कि वर्ल्ड लेवल पर इश्यूज़ आ रहे हैं उनके लिए काम कर सकें और उनके लिए जितने भी सॉल्यूशन हैं उनको फाइंड आउट कर सकें। तो ये क्या है, ये चैलेंजेस हैं जो कंट्रीज़ के द्वारा फेस किए जाते हैं। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, हाउ डज़ इंडिया बेनिफिट फ्रॉम होस्टिंग दिस मीटिंग। अब इंडिया को क्या क्या बेनिफिट हैं, क्योंकि क्या क्या हैं जो ये मीटिंग को होस्ट कर रहा है। अब आपने देखा है कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा लाइटिंग, इतना सुंदर बना दिया है दिल्ली को कि आप देखते रह जाएं, इतना सुंदर है। तो इतना पैसा लगाया जा रहा है, इतना वर्ल्ड लेवल, मतलब हर जगह आपको G20 दिख रहा है, इतना इसको प्रमोट किया जा रहा है, तो इससे इंडिया को क्या बेनिफिट है, यही सारे पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट आता है इंक्रीज विजिबिलिटी को बढ़ाना। Hosting the G20 summit puts India in a global spotlight and provide an opportunity for the country to showcase its organizational prowess। अब इसमें क्या चीज़ आती है कि जो इस टाइम पर इंडिया है वो ग्लोबल स्पॉटलाइट में है, मतलब पूरे वर्ल्ड की मीडिया की नज़र इस टाइम इंडिया पर है। तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है अपने कौशल को दिखाने के लिए, क्योंकि जितनी भी सब कंट्रीज़ देख रही हैं वो इंडिया को देख रही हैं कि इंडिया इस टाइम पे क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को शो करने का। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सेटिंग द एजेंडा। एज अ होस्ट कंट्री, इंडिया हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू सेट द एजेंडा फॉर द समिट एंड फोकस ऑन इश्यूज दैट आर इम्पॉर्टेंट टू द कंट्री। अब जैसे कि इंडिया होस्ट कंट्री है, इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया उन इश्यूज़ पर फोकस करे जो कि उनकी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि उसमें आ जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनके ऊपर फोकस करना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है बूस्टिंग टूरिज्म को बढ़ाना। अब जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पर ये बात हो रही है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग कंट्रीज़ के लोग इंडिया को देखने के लिए आएंगे, इंडिया को विजिट करने के लिए आएंगे। तो ये क्या है, ये टूरिज्म को बढ़ा रहा है। इंडिया के लोग भी अलग अलग स्टेट्स से देखने आएंगे, दिल्ली में विजिट करने आएंगे। तो ये सब क्या है, अदर कंट्रीज़ हैं जो आएंगी। तो इंडिया की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बूस्ट कर रहा है। अराउंड द वर्ल्ड कम टू अटेंड द इवेंट को अटेंड करने के लिए भी अलग अलग वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप को मजबूत करना। उसमें क्या है कि इस टाइम पे इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो अपने रिलेशंस को बाकी कंट्रीज़ के साथ में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है, उनको मजबूत कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है प्रमोटिंग इनोवेशंस। अब इनोवेशन को किस तरीके से प्रमोट किया जाता है। जो G20 समिट है कैन ऑल्सो सर्व अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू प्रमोट इनोवेशन एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन इट्स टेक्नोलॉजी सेक्टर। मतलब जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जिस तरीके से इन्वेस्ट किए हैं या इनोवेशंस हुई हैं उसके लिए एक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उसको प्रमोट करने के लिए। Overall, hosting the G20 summit provides many benefits for India and can help to enhance the country's global standing। मतलब इस तरीके से और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो इंडिया की तरफ से इंडिया को होने वाले हैं और एक वर्ल्ड लेवल पर एक इंडिया अब स्टैंड करने लगा है। ये इसका बहुत अच्छा मेन पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इम्पॉर्टेंट है कि वो पूछ सकते हैं कि इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है हाउ डज G20 हेल्प इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 2015 से लेके 2030 तक का टारगेट है, सस्टेनेबल 17 गोल्स हैं जिनको अचीव करना है। तो किस तरीके से ये G20 हेल्प करेगा उसके लिए। जैसे इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नेंस का, 19 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन है, ये आपको पता ही है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द G20 इज़ कमिटेड टू further align its work with the 2030 agenda for sustainable development to ensure that no one is left behind in effort to eradicate poverty।
मतलब उसका जो पहला गोल है वो है नो पॉवर्टी नो हंगर। तो उसने क्या है कि उसको जड़ से ख़त्म करना है, कोई भी ऐसा ना बचे जो कि पॉवर्टी के नीचे आए या जो गरीबी की रेखा के नीचे हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इस गोल को अचीव करना है और बिल्ड करना है सभी के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर को, ये एक हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। द G20 हैज़ इस्टेब्लिश, G20 ने इस्टेब्लिश किया है सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप SFWG टू मोबिलाइज सस्टेनेबल फाइनेंस एज अ मीन्स ऑफ गारंटिंग ग्लोबल डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी। ये G20 के लिए इस्टेब्लिश किया गया है जो कि इसको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रमोट करने में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द G20 एक्शन प्लान ऑन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट द ग्लोबल एफर्ट टू इम्प्लीमेंटिंग 2030 एजेंडा। मतलब जो ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, जितने भी कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी, तो जो ये 2030 वाला एजेंडा है उसको बहुत अच्छे से अचीव किया जा सकता है, जिसमें इंक्लूड किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। और इसमें A4 हम कह सकते हैं एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट को। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है द G20 कंपैरेटिव एडवांटेज लाइज इन इट्स कन्वीनिंग पावर एंड इट्स कलेक्टिव एबिलिटी to adopt and support initiatives at the highest global level। include इसमें किया गया है those that involve macroeconomic framework to create the global enable environment। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है ओवरऑल द G20 प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो G20 है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में बाय अलाइन इट्स वर्क्स विद द 2030 एजेंडा, जो कि अपने वर्क को अलाइन कर देता है 2030 एजेंडा के लिए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। establishing working groups to mobilize sustainable finance and using its convening power to adapt and support initiatives at the highest global level। जो कि ग्लोबल लेवल पर हो रहा है, जब ग्लोबल लेवल पर मिलेंगे, एजेंडा एक बनाएंगे, उसको अचीव करने के लिए ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर मतलब हेल्प करेंगे उसको और जल्दी से जल्दी अचीव करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आप देख सकते हैं, और मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये इंडिया के बेनिफिट्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं, चैलेंजेस क्या क्या फेस करती हैं कंट्रीज़। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, लाइफ। एक इसमें पॉइंट्स आ जाता है, ये इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको अलग से इनवाइट किया गया है जो G20 की मेंबर नहीं है, और इसमें जो शेरपा हैं उसका क्या वर्क होता है, वो कैसे वर्क करता है, और शेरपा कौन है, अमिताभ कांत। तो ये सारे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।